Everyone. So, welcome to my YouTube channel Zenith for JEE and NEET aspirants. Next टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर ठीक है। तो सबसे पहला वेक्टर जो है वो है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड जीरो होने का मतलब क्या है? उसका लेंथ ऑफ वेक्टर जो है वो जीरो है, इसका मतलब वो एक पॉइंट है। दैट मींस स्टार्टिंग पॉइंट जो है वेक्टर का वो उसके एंड पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो है कोइंसाइड कर जाए तो उसे हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं जीरो वेक्टर के बारे में दो पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज जीरो एंड starting point of vector starting point of vector coincide with the coincide with the coincide with the terminal point coincide with the terminal point। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। ए वेक्टर पी क्यू को हम जीरो वेक्टर बोल रहे हैं। जीरो वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के दोनों कोइंसाइड कर गए। ओके, so that means coordinate of P and coordinate of Q are same, तभी हम इसको जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ वेक्टर जीरो हो जाएगा। सो यूजुअली इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय O and there will be a vector that is nothing but the zero vector. Fine. Now let's move to the next vector which is called as a unit vector. Unit vector. Again you can understand easily with this name. Unit vector means जिसका मैग्नीट्यूड जो है उस वेक्टर का वन हो। सो सबसे पहला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज वन। ओके, मान लिया जाए कोई एक वेक्टर है। फॉर एग्जांपल इफ x इज अ वेक्टर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? whose magnitude means mod of x vector. फाइन। तो यूनिट वेक्टर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, सो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यदि किसी वेक्टर को उसके मॉड से, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर बताएगा। तो यदि कोई x से एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड मॉड x हो गया और x को अगर हम मॉड x से डिवाइड कर दें, सो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड एज, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था x कैप। ओके, कोई भी वेक्टर, फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर a है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे a कैप इज इक्वल टू x वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x वेक्टर। फाइन। तो ये हमारा यहां से क्या आया? एक यूनिट वेक्टर बन गया। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो वन, मैग्नीट्यूड जो होगा वन होगा। ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आप इजीली इसको समझ पाए। मान लिया जाए एक फोर्स एक वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, 3i कैप प्लस 4j कैप। फोर्स क्या है? एक वेक्टर है जो कि 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब x के डायरेक्शन में 3 है और y के डायरेक्शन में 4। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मॉड निकालना आपको आता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि इसकी वैल्यू आएगी 5। अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है उस डायरेक्शन में तो कैसे लिखेंगे? f वेक्टर को अगर हम मॉड f से डिवाइड कर दें तो 3i कैप डिवाइडेड बाई 5, 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देखोगे इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। अगर आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हैं, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर एंड देन टेक द अंडर रूट, ऐसे ही मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो 3 स्क्वायर इज नथिंग बट द 9, 4 स्क्वायर इज 16, so this value is 25 और 5 का स्क्वायर इज 25, so 25 by 25 तो आपको क्या मिल गया? 1। तो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है
तो उसके वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो, वो आपको यूनिट वेक्टर बताएगा। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट वेक्टर विच इज नथिंग बट नेक्स्ट वेक्टर जो कि है हमारा लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, ये लाइक एंड अनलाइक वेक्टर क्या है? ठीक है, लाइक एंड अनलाइक अनलाइक वेक्टर क्या है? यदि किसी वेक्टर की सेम डायरेक्शन हो, ओके, लाइक वेक्टर मतलब यदि कोई दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो उसे लाइक बोलेंगे, अगर वो अपोजिट हो तो उसे अनलाइक बोलेंगे। वेरी सिंपल। द वेक्टर having the same direction are known as like vector, and if the directions are opposite, are called unlike vector, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं दो नोट पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ। जितने भी मैं ये नोट पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ से आपको जे या नीट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आइदर वो कुछ नोट पॉइंट जो है वो फॉर्मूला हो सकते हैं, या फिर कुछ डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं, या फिर किसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इनका यूज हो सकता है। ये नोट पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट फर्स्ट जो है, लाइक वेक्टर शुड हैव सेम डायरेक्शन but magnitude and physical quantity may vary। तो लाइक वेक्टर का जो होना चाहिए वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम। जैसा कि हम बता सकते हैं, मान लो कि यदि कोई एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, इस फोर्स के कारण मान लो कि एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स वेक्टर मान लो कि 4 किलो न्यूटन का फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन जो है इस मूव करने लगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। तो लाइक वेक्टर का सीधे रिलेशन है उसकी डायरेक्शन से। सिमिलरली अनलाइक वेक्टर के लिए भी हम लिख सकते हैं, अनलाइक वेक्टर हैव opposite direction but magnitude and physical quantity may vary ओके। नाउ अब हम मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे कि जितनी भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस लूंगा। मान लिया जाए कोई ये ब्लॉक है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, लेट मी टेक द सेम डायग्राम। ठीक है, तो दूसरे एग्जांपल में ले रहा हूं कि वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, एक्सेलरेशन भी जो है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तीसरा एग्जांपल में ले लेता हूं। तीसरा एग्जांपल है
वेलोसिटी जो है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। मैं फंडामेंटल कंसेप्ट पे अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसकी एक्सेलरेशन रिड्यूस कर रहा है, ये सब हम बातें करेंगे काइनेमेटिक्स वाले। बट अभी आपको ये समझना है कि वेक्टर्स में लाइक अनलाइक वेक्टर कैसे डिफाइन है। ठीक, ये हो गया इसका तीसरा एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में ले लेता हूं। फोर्थ एग्जाम्पल में ले लेता हूं। वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और लास्ट एग्जाम्पल जो कि इससे आप समझ पाओगे इक्वल वेक्टर के लिए, इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट भी। ठीक है, तो वन बाय वन एक सारे एग्जाम्पल में डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे एक ब्लॉक है जो कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इससे इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं, वो सारी बातें हम काइनेमेटिक्स और जब फ्रिक्शन चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझना है कि लाइक और अनलाइक और इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी भी डिफरेंट है, बट डायरेक्शन दोनों की सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक लाइक वेक्टर है। यस, यही तो डेफिनेशन है। लाइक वेक्टर मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम बोलेंगे लाइक वेक्टर है। ठीक, ये क्या है, एक लाइक वेक्टर है। ठीक, दूसरे में आते हैं। अगर आप देखोगे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन भी मैग्नीट्यूड जो है सेम है, फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, फिर भी ये एक लाइक वेक्टर है। क्यों? अगेन इसकी डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है इस केस में हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड एंड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या थी, दोनों डिफरेंट थी, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। लाइक वेक्टर है क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम बट फिजिकल क्वांटिटी अलग है। मैग्नीट्यूड इज सेम एंड फिजिकल क्वांटिटी इज डिफरेंट, फिजिकल क्वांटिटी इज डिफरेंट, फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है बट डायरेक्शन सेम है, इसीलिए इसको लाइक बोला। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है, फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है और डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। नाउ आप समझ पा रहे होंगे कि लाइक और अनलाइक का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी, मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी डायरेक्शन क्या है उससे लाइक और अनलाइक डिसाइड होगा। ठीक, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी भी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, बट डायरेक्शंस अपोजिट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। नाउ लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल व्हिच इज फिफ्थ वन, जिससे कि आपको इक्वल वेक्टर का कांसेप्ट भी समझ में आएगा। मान लिया जाए कोई ब्लॉक मूव कर रहा था t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, टाइम t इज इक्वल टू एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हमने स्टॉप वॉच से में देखा कि टाइम 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जो थी 5 मीटर पर सेकंड थी। फाइन, और उसके बाद देखा कि एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड और टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड मान लेते हैं। 5 सेकंड के बाद भी इसकी वेलोसिटी हमने ऑब्जर्व की वो सेम है, जो कि क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी सेम है। तो हम इससे ये समझ गए कि यहाँ पर जो, लेट अस सपोज इसको दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो कि क्या है, v वेक्टर है। दोनों की दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक वेलोसिटी ही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है,
और डायरेक्शन भी दोनों की सेम ही थी, दोनों ब्लॉक एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो इससे हम ये बोल सकते हैं, और पॉइंट ये है कि u वेक्टर एंड v वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। इक्वल क्यों बोला, क्यों इक्वल वेक्टर बोला? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है, और यही डेफिनेशन थी एक इक्वल वेक्टर की। आप यहां देख सकते हैं, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है? टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम फिजिकल क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम ही है, दोनों वेलोसिटी ही है, ठीक है? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर। तो आप लाइक, अनलाइक, इक्वल वेक्टर, ये तीनों चीजों को भी अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन, इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो थर्ड वेक्टर तक हमने डिस्कस कर दिया था, फोर्थ वाला आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या है? यदि दो वेक्टर एक ही लाइन पे लाई करें, ओके, सो लेट मी टेक वन एग्जांपल। मान लिया जाए यदि ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है और लाइन है वो सेम है, इसी लाइन पे दोनों एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये मान लो एक p वेक्टर है, ये मान लो एक p वेक्टर है, ये q वेक्टर है। दोनों अगर सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। सो दोज वेक्टर्स which are lie on which are lie on the same line, same line। तो इस केस में हम बोल सकते हैं p वेक्टर एंड q वेक्टर आर lie on the same line, so lie on same line, so we can say that these two are collinear vector। So let's move to the next one, which is nothing but the coplanar vector। नेक्स्ट वाला क्या है? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मींस यदि कोई वेक्टर्स सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, हो सकता है वो एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो, जेड एक्स प्लेन हो, ठीक है? तो अगर सारे के सारे वेक्टर अगर सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं उसे कोप्लेनर बोलेंगे, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन कोप्लेनर। तो कोप्लेनर मतलब दोज वेक्टर which are lie on the same plane, which lie on the same plane। जैसे कि अगर मैं वेक्टर को ड्रॉ करूं तो मान लो ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, जो कि दोनों के दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, जो कि एक्स वाई है, ठीक है? तो इस वेक्टर को जैसे p बोल सकते हैं, दिस इज q। सो p and q are coplanar vector। why it is coplanar? because they are lying in the same plane, ठीक? अगर ये दोनों लाइन ही कर रहे हैं सेम प्लेन पे, एक एक्स वाई पे है या फिर दूसरा वाई जेड पे है, तो उसको बोलेंगे हम नॉन कोप्लेनर वेक्टर। नॉन कोप्लेनर वेक्टर, फाइन, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है? तो उसके बाद हम नेक्स्ट वेक्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वेक्टर की तरफ मूव करते हैं जो कि है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ओके। पोजीशन वेक्टर मतलब मान लिया जाए कोई एक स्पेस में एक पॉइंट है, तो अभी मैं प्लेन में ही कंसीडर कर रहा हूं। मान लो एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, जो कि आर डिस्टेंस पे है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? इफ p is an arbitrary point in the space and o is the reference point। मान लिया जाए p एक arbitrary पॉइंट है स्पेस में, स्पेस मतलब x y and z कोऑर्डिनेट होंगे, लेकिन अभी हमने एक्स वाई प्लेन पे ही ले लिया क्योंकि फॉर सिंप्लिसिटी, जिसका जेड कोऑर्डिनेट 0 है। तो O इज अ रेफरेंस ओरिजिन पॉइंट। तो OP वेक्टर जो होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट P का। दैट मींस इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है जब हम उसको ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन के साथ। सो पोजीशन वेक्टर मींस इफ P is an arbitrary point in the space
and O is the reference point or origin. O is the reference or origin. तो हम OP वेक्टर को, OP वेक्टर is the position vector of the point P. Position vector of the point P. ठीक है, तो OP वेक्टर को अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, xi कैप प्लस yj कैप। तो OP वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट, अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो कि एक क्या होगा, मॉड r वेक्टर के बराबर ही होगा, क्योंकि r जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, अगर वो x y z कोऑर्डिनेट होंगे तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट वेक्टर पे मूव कर रहे हैं, जो कि एक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सारे फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिससे कि आपको काइनेमेटिक्स और इन चीजों में प्रॉब्लम ना आए। फर्दर जितने भी टॉपिक कराएंगे तो आप इजीली उनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट वन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है। मान लो एक P एक आर्बिट्री पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था, वो किसी अदर पॉइंट पे उस xy प्लेन पे मूव कर गया जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट मींस P से Q में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वो कितना होगा। जैसे कि ये एक वेक्टर था विच इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर। अब आपको क्लियर हो गया होगा, पोजीशन वेक्टर मतलब उस पॉइंट को ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर लो। सिमिलरली P पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है, तो P से वो Q पॉइंट पे मूव कर गया जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, अब वो जैसे ही मूव किया P से Q में, तो आपको एक वेक्टर निकालना है जिसको बोला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। PQ इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये Q वेक्टर है। तो अगर हमको पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सिमिलरली अगर हमको OQ वेक्टर लिखना हो तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अगर हमको PQ वेक्टर लिखना हो तो क्या हम लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ PQ वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेक्टर कौन सा है, पोजीशन वेक्टर OQ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ठीक है, तो OQ वेक्टर इज x2 माइनस x1 लिख सकते हैं i कैप। अगर OQ वेक्टर है जो कि क्या है x2 i कैप प्लस y2 j कैप, इसमें से अगर हम OP वेक्टर, तो हमने क्या किया, i कैप के कंपोनेंट को माइनस कर दिया, x2 माइनस x1, तो दूसरा हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप क्या करोगे, जो भी i और j के कोऑर्डिनेट है उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लोगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, very very important, so I just want to make a start over this topic। जैसे कि हमने मान लिया ये एक x एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस, नाउ दिस इज द पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट xy है। मतलब अगर हमको इसका पोजीशन वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। जैसे इसका डिस्टेंस जो है इस वेक्टर का वो r वेक्टर है, ये P पॉइंट xy और पोजीशन वेक्टर जो है OP वो किसी एंगल पे है जिसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, थीटा, फाइन। अगर हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी OP वेक्टर को रिजॉल्व कर दे रहे हैं x और y डायरेक्शन। OP वेक्टर को हम रिजॉल्व कर दे रहे हैं किसी x और y डायरेक्शन में। इसका मतलब हमको OA वेक्टर और OB वेक्टर निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं OP वेक्टर क्या है। तो हम कर क्या रहे हैं, कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं वेक्टर के। सो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन विच डायरेक्शन, x एंड y। तो OP वेक्टर जो है एक पोजीशन वेक्टर है, xi कैप प्लस yj कैप।
मैग्नीट्यूड निकालना बहुत इजी है, आप इसका स्क्वायर रूट ले लो और इनके कंपोनेंट का स्क्वायर कर लो, फाइन। अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो एक वेक्टर को अगर उसके हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो एक्स आई कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप इंडिविजुअली लिखना चाहते हैं तो यू आ जाएगा। ठीक, तो आपने यूनिट वेक्टर भी लिख लिया। तो ओ ए वेक्टर को क्या हम ये लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, ओ ए वेक्टर मींस दिस एक्स आई कैप, मतलब उसकी डायरेक्शन में वेक्टर कितना है, तो ये एक्स आई कैप होगा क्या, इस आर मैग्नीट्यूड का कॉस कंपोनेंट, आर कॉस थीटा इज नथिंग बट दिस वन, तो ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ओके, सो ओ ए वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप, और अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आर कॉस थीटा, उसका कॉस कंपोनेंट ले लो। सिमिलरली अगर आपको ओ बी वेक्टर लिखना है जो कि एक वाई जे कैप है, तो आर साइन थीटा इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फाइन। तो एक आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं, किसी भी वेक्टर पे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी वेक्टर का यदि आपको कंपोनेंट लेना है तो वह जहां से भी ये एंगल थीटा बना रहा हो वहां पर कॉस कंपोनेंट आएगा। ये इसके डिस्टेंस कॉस कंपोनेंट, लेट अस सपोज दिस इज 3, सो 3 cos थीटा एंड दिस वैल्यू इज 3 sin थीटा, फाइन। सिमिलरली अगर आपको ये एंगल निकालना हो tan थीटा, वो क्या होगा, उस OB वेक्टर डिवाइडेड बाई OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको ये चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, इसको डिवाइड करिए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, सो r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा, तो sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा एंड OB वेक्टर डिवाइडेड बाय OA वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर जो OA वेक्टर है वो क्या है, xi कैप है, और है क्या वो, xi कैप इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r इन x एक्सिस। उस r वेक्टर का कंपोनेंट उस x एक्सिस डायरेक्शन में है। OB वेक्टर क्या है, वो है y j कैप इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r इन y डायरेक्शन और इन y एक्सिस। ठीक है, तो मैंने वो सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या हैं, कैसे किसी वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम के थ्रू या फिर एनालिटिकली थ्रू। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, और किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट अगर आपको लिखने हैं एक्स और वाई में वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, so please go through whatever I have discussed this particular topic, और इसके बाद के टॉपिक मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच।